इतिहास में ना कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ जगहों को नहीं जोड़ती, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य ही बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, वास्को डा गामा की भारत तक की समुद्री यात्रा। ये वो सफर था जिसने दो दुनियाओं को सीधे सीधे जोड़ दिया और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर दी। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को परत दर परत समझते हैं। लेकिन ये सब हुआ क्यों? चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मज़ेदार सवाल से करते हैं। ऐसा क्या था कि 15वीं सदी के यूरोप में काले मिर्च सोने से भी ज़्यादा कीमती थी? जी हाँ, ये मजाक नहीं है। उस दौर में मसाले, खासकर काली मिर्च, सिर्फ खाने में स्वाद के लिए नहीं थे। वो दवा थे और सबसे बढ़कर वो खाने को सड़ने से बचाने का एकमात्र तरीका थे। और इन मसालों को भारत से यूरोप तक लाना बहुत ही लंबा, खतरनाक और अविश्वसनीय रूप से महंगा काम था। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया मसालों की इस सुनहरी खोज को। यूरोप को भारत के मसालों की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन उन तक सीधा पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता था। देखिए, 15वीं सदी में यूरोप एक बहुत बड़े ट्रेड क्राइसिस से गुजर रहा था। भारत से मसाले जमीन के रास्ते आते थे और ये रास्ता कई सल्तनतों से होकर गुजरता था। अब हर कोई अपना हिस्सा लेता था, हर पड़ाव पर टैक्स, बिचौलियों का मुनाफा, और नतीजा, जब तक मसाला यूरोप पहुंचता उसकी कीमत कई बार तो 60 गुना तक बढ़ जाती थी। तो यहां देखिए, दो रास्ते और दो बिल्कुल अलग कहानियां। एक तरफ था पुराना जमीनी रास्ता जो पूरी तरह से अरब और वेनिस के व्यापारियों के कंट्रोल में था, मतलब ढेरों बिचौलिए और आसमान छूती कीमतें। और दूसरी तरफ एक नया समुद्री रास्ता, हाँ, अनजान खतरों से भरा, लेकिन साथ ही उम्मीद थी पुर्तगाल के सीधे कंट्रोल की, सस्ते व्यापार की। जब मुनाफा इतना बड़ा हो तो पुर्तगाल ये जोखिम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। और इस ऐतिहासिक जोखिम को उठाने का जिम्मा मिला एक बेहद साहसी पुर्तगाली नाविक को, वास्को डा गामा। मिशन बिल्कुल साफ था, अफ्रीका का चक्कर लगाकर समुंदर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन बनना। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। जुलाई 1497 में लिस्बन से निकलकर नवंबर तक वो अफ्रीका के सबसे खतरनाक दक्षिणी कोने केप ऑफ गुड होप को पार कर पाए। फिर पूर्वी अफ्रीका के तटों से होते हुए पूरे 10 महीने की मुश्किल यात्रा के बाद वो आखिरकार मई 1498 में भारत पहुंचे। ये महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू हुई थी 170 नाविकों के साथ, 4 जहाज़ों का एक बेड़ा जो इतिहास बनाने के लिए एक अनजान समंदर में उतर चुका था। लेकिन इस इतिहास की कीमत बहुत भारी थी। जब 2 साल बाद वो वापस पुर्तगाल पहुंचे तो 170 में से सिर्फ 55 लोग जिंदा थे। जी हां, सिर्फ 55। ज्यादातर लोग स्कर्वी जैसी भयानक बीमारियों और समंदर की बेरहमी का शिकार हो गए थे। यह आंकड़ा बताता है कि यह सफर कितना खतरनाक था। इतनी कुर्बानियां देने के बाद वास्को डा गामा और उसके बचे हुए साथी आखिरकार भारत की जमीन पर कदम रखने में कामयाब हुए। और वो एक ऐसा पल था जिसने आने वाली सदियों का भविष्य तय कर दिया। वो तारीख थी 20 मई 1498 और जगह भारत के मालाबार तट पर बसा मसालों के व्यापार का सबसे बड़ा गढ़ कालीकट। सदियों के बाद यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री रास्ता खुल चुका था। कालीकट पहुंचकर गामा का सामना हुआ वहां के स्थानीय शासक से। उन्हें जामोरिन की उपाधि दी गई थी, जो उस वक्त कालीकट के सबसे शक्तिशाली और अमीर राजाओं में से एक थे। पर यहां आकर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वास्को डे गामा ने जैमोरिन को तोहफे में क्या दिया? कुछ ऊनी कपड़े, कुछ टोपियां और मामूली से बर्तन। अब जरा सोचिए, जिस राजा के दरबार में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात आम हो, उसे ये तोहफे कैसे लगेंगे? इससे एक बात तो साफ हो गई, पुर्तगालियों को भारत की अमीरी का कोई अंदाजा ही नहीं था। और नतीजा, जाहिर है, जामोरिन का दरबार बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तोहफे किसी राजा के लायक नहीं है। यहीं से व्यापारिक रिश्तों में एक खटास पैदा हो गई। हाँ, ये पहली मुलाकात कुछ खास नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यात्रा बेकार गई। अरे बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये एक नए ग्लोबल युग की एक जबरदस्त शुरुआत थी। देखिए, इस एक सफर ने दुनिया को 3 बड़े तरीकों से बदला। पहला, मसालों के पूरे समुद्री व्यापार पर पुर्तगाल का एक छत्र राज हो गया। दूसरा, जब एक रास्ता खुलता है तो सब आते हैं। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, सबके लिए भारत का दरवाजा खुल गया। और तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव, दुनिया का जो पावर सेंटर पूरब में था, वो धीरे धीरे खिसक कर पश्चिम यानी यूरोप की तरफ जाने लगा।
तो कुल मिलाके कहें तो इस सफर ने पूरब के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोला, व्यापार की पुरानी मोनोपोली को तोड़ दिया और जाने अनजाने में एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद की नींव भी रख दी। ये ग्लोबलाइजेशन का वो पहला अध्याय था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये भारत की खोज थी? एक ऐसी सभ्यता जो हजारों सालों से दुनिया में मौजूद थी, उसे कोई कैसे खोज सकता है? या फिर ये एक शुरुआत थी, व्यापार, टकराव और साम्राज्यवाद के एक बिल्कुल नए और ज्यादा खतरनाक अध्याय की शुरुआत? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही है। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया को करीब तो लाया, पर साथ ही टकराव के नए बीज भी बो दिए। और इस सवाल पर सोचना आज भी बहुत जरूरी है।